एक बार सोचो, दुनिया के हर एक केमिकल एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल्स के अंदर फिट किया गया है, लेकिन क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? इन एलिमेंट्स को क्या हम रैंडम तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर सकते थे? क्या इसके पीछे का रीजन है? ये एलिमेंट एक अजीब पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं? आखिर हाइड्रोजन टॉप पे ही क्यों है और बीच से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग क्यों हैं इसके अंदर? ये टेबल एक सिंपल चार्ट नहीं है, बल्कि ये एक सीक्रेट कोड है। पर इसका लॉजिक क्या है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कंस्पिरेसी थियरी है या फिर कोई छुपा हुआ फॉर्मूला? आज के इस वीडियो में सब कुछ रिवील करेंगे। और जो भी चीज जो स्कूल में आपको नहीं बताई जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बताई तो जाती है, लेकिन वो चीज नहीं बताई जाती है, या फिर बताई जाती है तो अच्छे से नहीं बताई जाती। तो वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आज आपकी केमिस्ट्री की सोच बदलने वाली है। इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के नाम जानेंगे जो इस पीरियोडिक टेबल्स को बनाने में उनका भी इक्वली हाथ है जितना कि दूसरे साइंटिस्ट का। स्टार्टिंग में एंशिएंट फिलोसोफर का मानना था कि इस दुनिया में सिर्फ 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, सच एज अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड एथर। Around 1500 BC, Indian philosopher from the region of ancient Indian, इन्होंने प्रपोज किया ओनली ऑफ 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। उसके बाद अराउंड 495 BC, इम्पेडोक्लस फ्रॉम द रीजन ऑफ ग्रीक कॉलोनी, उसने भी 4 रूट प्रपोज किए, उसने एथर को नहीं बताया। फिर उसके बाद अराउंड 347 BC, प्लेटो फ्रॉम द रीजन ऑफ एथेन ग्रीस, उसने इन्हें एलिमेंट नाम दिया। फिर अराउंड 384 to 322 BC, एरिस्टोटल फ्रॉम द ग्रीस, ही एडेड अ फिफ्थ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एथर। मतलब यहाँ पर इंडियन फिलोसोफर एरिस्टोटल ने 5 एलिमेंट बताए जो कि सेम थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सही थे या फिर इनकी सोच में ही कहीं गलती थी? अगर नहीं, तो आज भी हम ये 5 एलिमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। तो क्या हुआ क्या था? आखिरकार हम कैसे अर्थ, वाटर, फायर, एथर से 118 एलिमेंट तक पहुंच गए? क्या कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था? दरअसल हजारों साल तक लोग इसी 5 चीज़ों में अटके हुए थे। लोग मानते थे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल और मिनरल्स इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फिर आया एक दौर जिसे लोग अल्केमी कहते। अल्केमी बिल्कुल ऐसे थे जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा किचन में कुछ बना रहा हो बिना किसी रेसिपी के, वो लगातार कुछ ना कुछ मिक्स किए जा रहा हो, तो कभी कुछ बना तो कभी कुछ नहीं। उनके काम में मिस्टिसिज्म, फिलोसॉफी, एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन्स का बहुत बड़ा रोल था। वो केमिकल को सिंबल से डिनोट करते थे और उनके प्रोसेस को स्पिरिचुअल या मैजिकल तरीके से देखते थे। वो अपना नॉलेज शेयर नहीं करते थे, और अगर शेयर करते भी थे तो बहुत गुप्त तरीके से। और वो बिलीव करते थे ट्रांसमुलेशन जैसे प्रोसेस में, जिसमें सस्ते धातु को सोना, चांदी जैसे महंगे धातु में कन्वर्ट करा जा सके। इसी पागलपन में हुआ एक ऐतिहासिक गलती। मनुष्य का ज्ञान हमेशा से एक ऐसी दास्तान रही है जो तजुर्बे और गलतियों से भरी है। इस सफर में कई राज खुले तो कई नए रास्ते भी बने। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने कायनात को समझने की कोशिश की। उन्होंने माना कि हर चीज 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बनी है। आज के इल्म में ये बात पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन उस वक्त ये एक इब्तिदा, शुरुआत थी, एक पहली सीढ़ी थी जिस पर खड़े होकर हमने साइंस की दुनिया को देखा। लेकिन इसी दौर में दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक और सोच जन्म ले रही थी जिसे हम अल्केमी कहते हैं। इन कीमियागरों का इश्क था धातुओं से। उनका ख्वाब था कि वो किसी भी मामूली धातु को सोने में बदल देंगे। उनकी सोच में इल्म ज्ञान से ज्यादा जादू और वहम भ्रम शामिल था। उन्हें लगता था कि कोई अजीब मंत्र या रूहानी ताकत उन्हें इस काम में कामयाब करेगी। उनके तरीके किसी बच्चे की तरह थे जो कुछ भी मिलाकर एक नई चीज बना रहा हो, बिना किसी कायदे नियम के, बिना किसी तहकीक रिसर्च के। वो बस चीजों को मिलाते जाते थे, और अगर कोई अजीब नतीजा मिलता तो उसे खुदा का करिश्मा या कोई जादुई हादसा मान लेते थे। उनके पास साइंस के उसूल नहीं थे, कोई तहकीक नहीं थी और न ही कोई साइंटिफिक सोच। उनकी पूरी दुनिया बस इस उम्मीद पर टिकी थी कि वो कुदरत के उसूलों को अपनी मर्जी से बदल सकेंगे। मगर यही वो नाकाम कोशिशें थीं, यही वो शुरुआती कदम थे जिन्होंने आगे चलकर हमें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की सही राह दिखाई। कीमियागरों की यही गलतियां और बेतुके तजुर्बे भविष्य में सही साइंटिफिक तरीकों की बुनियाद बन गए। यहाँ एंट्री होता है एक ऐसे बंदे की जिसने अनइंटेंशनल केमिस्ट्री का गेम बदल कर रख दिया, जिसका नाम है हेनिंग ब्रांड। वो भी एक अल्केमी था।
ये कहानी है 17वीं सदी के जर्मनी की, जब दुनिया में वैज्ञानिक ज्ञान से ज्यादा लोग कीमिया एल्केमी में विश्वास रखते थे। कीमियागरों का एक ही सपना था, पारस पत्थर, फिलोसोफर स्टोन ढूंढना जो किसी भी धातु को सोने में बदल सके। हैम्बर्ग शहर में एक कीमियागर था जिसका नाम था हेनिंग ब्रैंड। ब्रैंड को पैसों की बहुत जरूरत थी और वो जल्द से जल्द पारस पत्थर की खोज करके अमीर बनना चाहता था। उसने कई तरह के अजीबोगरीब प्रयोग किए। एक दिन उसे लगा कि इंसान के पेशाब यूरिन में कुछ ऐसा है जो उसे सोने की जादुई दुनिया तक पहुंचा सकता है। ये एक अजीब सोच थी, लेकिन ब्रैंड तो हर हाल में कामयाब होना चाहता था। उसने शहर भर से लगभग 1500 लीटर पेशाब जमा किया। ये कोई आसान काम नहीं था। बदबू, गंदगी और लोग उसे पागल समझते थे। ब्रैंड ने अपनी लैब में पेशाब को उबालना शुरू किया। वो उसे घंटों तक गर्म करता रहा ताकि वो एक गाढ़े सिरप में बदल जाए। फिर उसने इस सिरप को और ज्यादा गर्म किया, जिससे उसमें से एक लाल रंग का तेल निकलने लगा। उसने इस तेल को अलग किया। फिर उसने बचे हुए काले चिपचिपे पदार्थ को रेत के साथ मिलाया और उसे फिर से भट्ठी फर्नेस में डालकर गर्म किया। ये प्रक्रिया 16 घंटे तक चलती रही। जब वो भट्ठी के पास बैठकर इंतजार कर रहा था तो अचानक कुछ अजीब हुआ। भट्ठी से एक सफेद चमकीला धुआं निकला। फिर उसने देखा कि उसमें से एक मोम जैसा पदार्थ टपक रहा था। ये पदार्थ पानी में गिरते ही जम गया और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि वो अंधेरे में चमक रहा था। हेनिंग ब्रैंड ने तुरंत समझ लिया कि उसे सोने से भी ज्यादा कीमती कुछ मिल गया है। ये दुनिया का पहला नया तत्व एलिमेंट था जिसकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। उसने इस चमकदार पदार्थ का नाम फास्फोरस रखा, जिसका मतलब ग्रीक भाषा में लाइट ब्रिंगर यानी प्रकाश लाने वाला होता है। 1661 में रॉबर्ट बोल ने हमें ये बताया कि फास्फोरस एक नया एलिमेंट है। उसने एक फेमस बुक द स्केप्टिकल केमिस्ट में उन्होंने ये बताया था कि वो जो एलिमेंट होता है वो एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, वो किसी दूसरे बॉडी से मिलकर नहीं बना होता है। तो लोगों ने इसे ये इंटरप्रेट करना चालू कर दिया कि वो किसी दूसरे बॉडी से नहीं बना है, मतलब वो अनडिवाइडेड है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसने ये बताया कि एलिमेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज हमें पता है कि एलिमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं, इवन हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसने हमें एलिमेंट के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त जो है पीरियोडिक टेबल्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ऊपर से इतने एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। उसके बाद 1718 में इटाइने जियोफ्रोय ने एक एफिनिटी टेबल बनाई और उस टेबल में हर एक एलिमेंट को उसके रिलेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शंस के बेस पर उसको अरेंजमेंट किया। लेकिन एफिनिटी टेबल को अरेंज कैसे किया गया है? तो अगर मैं बोलूँ तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पर इस टेबल को अरेंजमेंट किया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? ये एक टेबल बताता है कि कौन सा सब्सटेंस दूसरे के साथ कितना जल्दी से रिएक्ट करेगा, मतलब कौन सा सब्सटेंस दूसरे को कितना जल्दी डिस्प्लेस करेगा। अगर पर्पल कलर रिएक्ट करता है इन चारों कलर के साथ, येलो, ग्रीन और स्काई कलर और रेड, तो इससे क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उस कलर को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अगर रेड होता है सबसे वीक में है तो उसको स्काई कलर रिप्लेस कर देगा और स्काई कलर को ग्रीन कलर और ग्रीन कलर को येलो कलर रिप्लेस कर देगा। हम इस टेबल को देखते हैं, एफिनिटी टेबल में, जिसके नीचे सारे एलिमेंट्स और सब्सटेंस के नाम दिए गए हैं सिंबल के साथ। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट करेगा इन चारों एलिमेंट के साथ। ग्रीन कलर का है, येलो है, स्काई कलर और रेड कलर। सो येलो कलर जो है रिप्लेस कर देगा ग्रीन कलर को, ग्रीन कलर जो है रिप्लेस करेगा स्काई कलर को और स्काई कलर रिप्लेस कर देगा रेड कलर को। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता रहता है। तो अगर हम इस टेबल में देखते हैं तो जितने भी एलिमेंट दिखाए गए हैं उसमें फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो और जैसे जैसे रो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी एफिनिटी घटती जाएगी फर्स्ट रो के साथ।